नमस्कार साथियों। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए रोशन बैच के अंतर्गत करंट अफेयर्स की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए हमारे रोशन बैच के अंतर्गत यूट्यूब पर अंतिम डेमो क्लास लेकर आए हैं जो कि लाइव प्रीमियर हो रहा है। और इससे पहले हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का 2 क्लास का लाइव डेमो दिया है और इसके साथ में हमने आपको पॉलिटी की एक क्लास का और साथ में भूगोल की एक क्लास का। और आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का जो डेमो सेशन है लेकर आए हैं। और करंट अफेयर्स को लेकर अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं और करंट अफेयर्स एकमात्र ऐसा विषय है जिसको लेकर जो अभ्यर्थी होते हैं वो चाहे किसी भी परीक्षा के होते हैं वो एक सही दिशा में ओरिएंटेड होकर पढ़ाई नहीं करते हैं। बहुत सारी भ्रांतियां भी होती हैं और जानकारी का अभाव होता है, अनुभव की कमी होती है। करंट अफेयर्स क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, अगर कोई किताब है तो उसमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या महत्वपूर्ण है, उसमें समझ नहीं पाते हैं। और इस वजह से होता क्या है कि करंट अफेयर्स एक जो है बोझ लगने लगता है। और इस वजह से करंट अफेयर्स की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी या तो करंट अफेयर्स को छोड़ देते हैं या तो फिर जो है करंट अफेयर्स की वजह से जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं, जीएस है, मैथ रीजनिंग है, उस पर समय नहीं दे पाते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके लिए सबसे नया होता है, आप इससे फैमिलियर उतना नहीं होते हैं। इस वजह से करंट अफेयर्स को लेकर आपको दिक्कत होती है। अब हमारे जो रोशन बैच है जो कि हमने मात्र 199 रुपये में आपके लिए लॉन्च किया है। आज 15 अप्रैल है और 15 अप्रैल तक हमारा ये वन टाइम ऑफर चल रहा है 199 का। एंड जैसे ही 15 अप्रैल को रात में अगला दिन लगेगा, 16 अप्रैल लग जाएगा, ये हमारा जो ऑफ़र है ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। कभी भी इतने कम प्राइस पे हम आपके लिए बैच लेकर नहीं आएंगे। एक बार हम आपको वापस से बता दें, पिछले 2 साल से हम टीआरई 4 के लिए पढ़ा रहे थे और इधर हमने अभ्यर्थियों के लिए कमिटेड होकर काम करने का फैसला किया। और हमारे जितने भी प्यारे अभ्यर्थी हैं जो हमसे इतने समय से जुड़े हैं, जितनी हमसे उम्मीदें हैं, इस वजह से हमने इतने कम प्राइस पे रखा, जिसमें आपको क्लासेस भी मिल रही हैं, सारे सब्जेक्ट की नोट्स भी मिल रहे हैं, एमसीक्यू भी आपको मिल रहा है और साथ में टेस्ट भी आपको मिल रहा है। कल आपका टेस्ट भी होगा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसकी सूचना आपको दी जाएगी और उस टेस्ट को आप सभी को करना मैंडेटरी भी है। ओएमआर शीट पे वो टेस्ट होगा। तो आज 15 अप्रैल है, तो जिन भी अभ्यर्थियों को बैच में एडमिशन लेना है ले लीजिए, क्योंकि कल से जो प्राइस है 16 अप्रैल से इस बैच की जो प्राइस है 499 हो जाएगी और आने वाले समय में ये प्राइस बढ़ता ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स हम आपको 2 तरीके से पढ़ाएंगे। पहला तरीका ये रहेगा कि एक जो कि बीपीएससी से कंसर्न्ड, बीपीएससी से रिलेटेड एक करंट अफेयर्स की बुक जो आप हमारे सामने देख रहे हैं, एक एडिटोरिया की। तो एडिटोरिया का जो सोर्स है हम उसको करंट अफेयर्स के रूप में फॉलो करेंगे। नंबर 1, ये करंट अफेयर्स की जो बुक है अभी लेटेस्ट में अगर हम बात करें तो ये अप्रैल 2025 से मई 2026 तक आई है। आप चाहे तो इस बुक को ले सकते हैं, नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम करंट अफेयर्स आपको इस बुक से फिल्टर करके पढ़ा देंगे। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि अप्रैल का नहीं पढ़ना है, आपको कहाँ से कहाँ तक करंट अफेयर्स पढ़ना तो वो भी समझ लीजिए। सितंबर 2025 से लेकर आपको अगस्त 2026 तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। खासकर जो पीआरटी के अभ्यर्थी हैं और जीएस के जो अभ्यर्थी हैं 8 प्रश्न के लिए लगभग आपको 8-9 महीने का पढ़ना है, तो जनवरी 2026 से। लेकिन पीछे का जो कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे इस क्लास में, उनके बारे में भी पढ़ना है। तो मोटा मोटा आप देख लीजिए सितंबर 2025 से अगस्त 2026 तक। अब जैसे ये बुक है, कोई भी अभ्यर्थी लेगा तो वो यहाँ से पढ़ना चालू कर देगा, मालूम नहीं होगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो आपको कुल मिलाकर सितंबर 2025 से हम आपको इस बुक से जो जो महत्वपूर्ण है चीज़ें उनको पढ़ाएंगे। साथ में दूसरा जो तरीका हमारा है वो क्या है, तो दूसरा तरीका आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम कुछ सरकारी सोर्सेज को फॉलो करते हैं, जिनको आपको फॉलो करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप फिर से वही बात है कि आप पहचान नहीं पाएंगे ज़रूरी क्या है और उसमें समय बहुत जाएगा। बार बार आप अपडेट देखते रहेंगे कि आया नहीं आया, करंट अफेयर्स आया नहीं आया, और जब हम इस चीज़ को आपको लेकर दे देंगे तो आपको परेशान होने की बात नहीं। जैसे एक टॉपिक है यहाँ पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु। अब जो है गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट है, जैसे कि एक पीआईबी है, एक जो है गवर्नमेंट का आकाशवाणी है, ये सब, और इसके अलावा गवर्नमेंट के जो वेबसाइट्स होते हैं वहाँ से बहुत सारे जो करंट अफेयर से रिलेटेड घटनाएं होती हैं उनकी जानकारी दी जाती है। स्पेशली पीआईबी पर
वो आकाशवाणी वगैरह पे दिया जाता है। तो हम यहाँ से जो करंट अफेयर्स हैं इनको भी पिक करेंगे आपके लिए, दो तरीके से आपको पढ़ाएंगे। एक तो हम आपको एडिटोरिया को फॉलो करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए, और एक से अधिक करंट अफेयर्स की बुक फॉलो करना मतलब एक हिसाब से ठीक नहीं है। तो आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। और दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो बोलेंगे आज तक हम स्पीडी से पढ़ते आ रहे थे, या आज तक हम किसी दूसरे करंट अफेयर्स की बुक से, या हम किसी कोचिंग से पढ़ते आ रहे थे, या हम जो है गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास पढ़ते आ रहे थे। तो आपको बता दें कि आपको करंट अफेयर्स के लिए डेली का प्रतिदिन 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, फिर उसको जो है नोट्स बनाना, इस सब में इतना ज़्यादा समय देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। करंट अफेयर्स हम आपको जितना पढ़ाएंगे, जितना बताएंगे, हमेशा की तरह सबसे कम समय में उतना ही आपको फॉलो अप करना है। तो आज हम आपको करंट अफेयर्स के हॉट स्पॉट्स दिखाने वाले हैं, जैसा कि आप क्लास में देख पा रहे हैं, और साथ में आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम आपके लिए करंट अफेयर्स कितने सॉलिड करंट अफेयर्स आपके लिए हम पिक कर सकते हैं, जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास में आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि करंट अफेयर्स को लेकर जो हमारा ज्ञान है वो जीएस की तरह, जैसे जीएस हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, वैसे ही करंट अफेयर्स को लेकर भी हम बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं, करंट अफेयर्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा हम सीरियस हैं, और जो भी कंटेंट हम उठाते हैं वो रिलेवेंट होता है। जैसे एक आप पर यहाँ पर देख लीजिए, कुमार भास्कर वर्मा सेतु। अब 14 फरवरी 2026 को बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस आधुनिक पुल का उद्घाटन किया गया। अब कोई भी ऐसा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, ध्यान दीजिए, कोई भी ऐसा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो पुल हो, चाहे वो सुरंग हो, वो अगर उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है तो वो आपकी परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बीपीएससी उसको सीरियसली लेता है। तो ये आपका एग्जाम्पल है। जैसे आपको याद होगा टीआरई 3 में हमने ऐसे ही, जैसे आप ये पोस्ट देख रहे हैं, ऐसे ही एग्जैक्टली हमने एक पोस्ट डाला था अटल टनल का, उसका क्वेश्चन डाला था अटल टनल का, और वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया था। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह को हम एनालाइज करने के बाद हम आपको ये टॉपिक्स बता रहे हैं। जब आप ये करंट अफेयर्स आगे देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, करंट अफेयर्स कुछ ऐसे ही पूछते हैं, लेकिन अगर कोई हमें फिल्टर करके उतना बता दे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, और वो हम आपको रोशन बैच के अंतर्गत कराएंगे, जिससे आपको अन्य अभ्यर्थियों से एज मिल सके। अब दूसरा है, जैसे ये तो हुआ आपको बेसिक जानकारी कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने किया। कभी भी ये नहीं पूछता है जनरली कि किसने किया है, पूछता है लोकेशन। तो ये जो कुमार भास्कर वर्मा सेतु कहाँ पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। ब्रह्मपुत्र नदी आपको मालूम है मेनली असम में है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में ये कुमार भास्कर वर्मा सेतु बना है। बाकी इसकी खास बात क्या है, तो ये जो है गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच में जो यात्रा समय है वो 7 मिनट रह जाएगा, इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, तो फ्रिक्शन पेंडुलम बेयरिंग के माध्यम से आइसोलेशन तकनीक का उपयोग किया गया है। तो कुछ ही इस तरीके से आपने, जैसे इसमें बहुत कुछ लिखा है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या रह गया, कुमार भास्कर वर्मा सेतु आप कैसे याद करेंगे, असम पर ब्रह्मपुत्र नदी पे क्या जोड़ता है, गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से। समय कितना रह जाएगा, 7 मिनट। पहले घंटों लगते थे, अब 7 मिनट में काम हो जाएगा। कौन सी टेक्नोलॉजी लगी है, फ्रिक्शन पेंडुलम बेयरिंग आइसोलेशन टेक्निक। हो गया, आपको सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। और फोटो यहाँ पर आपको बस हम रेफरेंस के लिए दे रहे हैं, और यहाँ पर फोटो में भी जैसे लंबाई है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अटल टनल का आपसे लंबाई ही पूछा गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन भी दिया था, कुमार भास्कर वर्मा सेतु किस नदी पर स्थित है, तो आपको क्लियर हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब ऐसे ही अगला टॉपिक है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस जो होता है, बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे, स्पेशली टीआरई के, तो गणतंत्र दिवस से रिलेटेड आपसे अतिथि का सवाल पूछा है कि इस गणतंत्र दिवस पर जो है भारत में कौन विदेशी मेहमान आए थे, कौन मुख्य अतिथि बनकर आए थे। तो अभी इस बार 77 गणतंत्र दिवस भारत ने 2026 में मनाया है, और इस गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है यूरोपीय यूनियन के 2 शीर्ष नेताओं को बुलाया गया था। कितने नेताओं को, 2 शीर्ष नेताओं को। आपका बीपीएससी में ऑप्शन के रूप में पूछ भी सकता है, एक से अधिक ऑप्शन है, तो इस वजह से 2 शीर्ष नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में जनरली एक ही आते हैं, लेकिन इस बार खास बात क्या है, 2 लोग आए। कौन कौन आए हैं, तो ये भी नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। उर्सुला वान डेर लेyen यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। तो यूरोपीय काउंसिल
के जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, एंटोनियो कोस्टा आए हैं, और यूरोपीय कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, उर्सुला वान डेर लेyen, ये दो लोग आए थे। प्रमुख विषय क्या रहा, तो वर्ष 2026 के गणतंत्र दिवस के आयोजन पर क्या क्या रहे, तो मेन थीम क्या था, ये आपसे जो है बहुत हाई चांसेस है कि आपको करंट अफेयर्स में पूछ सकता है कि 77वें गणतंत्र दिवस का जो है मुख्य विषय क्या था, तो वंदे मातरम के 150 वर्ष, ये आपने सुना भी होगा। तो इस प्रकार से हम करंट अफेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। अब आप बताइए कि गणतंत्र दिवस भारत का मनाया जा रहा है, अगर उसमें कुछ अच्छी अच्छी घटनाएं होंगी तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से तो अपने आप ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, उसमें आपको कोई सोचने वाली बात नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा। अब यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि सशस्त्र बलों द्वारा एक विशेष त्रिसेवा झांकी के माध्यम से किस ऑपरेशन को दर्शाया गया, तो ऑपरेशन सिंदूर, जो पाकिस्तान के खिलाफ में भारत ने किया था। फिर उसके बाद जो है बात करें तो कुछ नए हथियार है, जैसे सूर्यास्त्र है, शक्ति बाढ़ है और दिव्यास्त्र है, ये स्वदेशी हथियार है जिनका पहली बार प्रदर्शन हुआ है। तो और थोड़ा डीप में जाएगा तो ऐसे भी पूछ सकता है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो उर्सुला वान डेर लेyen है, और इसके अलावा आपने न्यूज में सुना भी होगा कि एक डील हुई थी जिसका नाम था मदर ऑफ ऑल डील्स। मदर ऑफ ऑल डील्स, ये जब कार्यक्रम हो गया था 77 गणतंत्र दिवस का, तो एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था जिसमें उर्सुला वोन डेर लेyen, जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, तो यूरोपियन यूनियन कई सारे यूरोप के देशों का एक समूह है भारत के साथ में, और उन सभी देशों का जो समूह है उसका एक जो है संस्था बनाया गया है यूरोपीय आयोग, और उस यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष है उर्सुला वान डेर लेyen, ये भारत आई थी मुख्य अतिथि के रूप में, इनके साथ में एंटोनियो कोस्टा, और उर्सुला वान डेर लेyen ने भारत के साथ में जो है, यानी कि यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में मदर ऑफ ऑल डील्स हुआ था। तो आपसे करंट अफेयर्स में ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में जो है भारत और किस देश या किस संस्था के बीच में मदर ऑफ ऑल डील्स हुआ था। और मदर ऑफ ऑल डील्स है क्या, तो ये मुक्त व्यापार समझौता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो मुक्त व्यापार समझौता है। तो इस तरीके से आप जो है रिलेटेड करंट अफेयर्स को भी जोड़ सकते हैं, और वो हम आपको करके देंगे, आपको कोई भी अलग से परेशान होने की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं, और दूसरा बात है कि इस करंट अफेयर्स को अगर आप नोट करना चाहें, अगर आप सक्षम हैं नोट्स बनाने में, पूरा नहीं छाप लेना है इसको, आपको बहुत शॉर्ट में करके करना, अगर उतना आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, बाकी हम आगे आपको करके खुद से दे देंगे। हमारे लिए एक जो है एक दिन का बात है, बैठेंगे लेकर कर देंगे। अब 77वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी थे, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेyen भी थे, ये नहीं थे। अब आगे बढ़ते हैं, एक और करंट अफेयर्स देखते हैं, जैसे कि पद्म पुरस्कार 2026। अब आपने अगर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा हो तो पद्म पुरस्कार में बीपीएससी ने एक कोई एग्ज़ाम था जिसमें 2025 का जो पद्म पुरस्कार था, जिसमें जापान के जो सुजुकी कंपनी है उसके हेड थे जिनका देहांत हो गया था, उनको मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया था, और उस करंट अफेयर्स को वहाँ पर पूछ लिया गया था। तो ओसामू सुजुकी करके उनका नाम था, हमने आपको पिछले साल पढ़ाया भी था। तो अब पद्म पुरस्कार से अगर सवाल पूछ रहा है, और पद्म पुरस्कार क्या है तो आप समझ लीजिए, पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो भारत में दिया जाता है, नागरिक पुरस्कार है, यानी भारत के नागरिकों को दिया जाता है। तो पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स में तो पूछ सकता ही है, पूछा भी है। और जो है यहाँ पर पद्म पुरस्कार 2026 की बात करें तो आप 2025 भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, शारदा सिन्हा जी के लिए 2025 में शारदा सिन्हा जी को मिला था, इसलिए उसको भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिहार की जो है स्वर कोकिला थी, उनका देहांत हुआ था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 2026 वाले की, तो इसमें 131 नायकों को सम्मानित किया गया, जिसमें से 3 प्रकार जो पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्मा अवार्ड्स होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पद्म विभूषण सबसे जो है बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, उससे जो है कम कह लीजिए पद्म विभूषण होता है, और जो सबसे छोटा पुरस्कार कह लीजिए मुकाबले में ये पद्मश्री होता है। तो पद्म विभूषण जो है भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर पर आता है, पद्म विभूषण फिर पद्म भूषण आता है, देन पद्मश्री आता है। तो कुल मिलाकर जो है पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है। ये 5 लोग कौन कौन है ये आपको नाम याद होना चाहिए, किस फील्ड से हैं यानी किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। पद्म भूषण में आप देख लीजिए अगर कोई बिहार का है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री में भी अगर कोई बिहार का है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पर हमने बताया भी है कि बिहार की 3 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिला है, विश्वबंधु, गोपाल जी त्रिवेदी, भारत सिंह भारती को। तो ये आपको नाम याद रखने चाहिए। बाकी हम आगे की क्लासेस में जो आपको करंट अफेयर्स, ये तो आज पहली की क्लास है, याद करने का तरीका हम आपको बाद में बताएंगे। ये तो आज हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि हॉट स्पॉट्स क्या क्या होते हैं और बीपीएससी इनसे सवाल क्यों पूछता है, क्योंकि महत्व है। महत्व देखिए, किसी चीज़ का जब महत्व होता है, चाहे वो जो है राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, कोई जब सम्मान की बात होती है, कोई अचीवमेंट की बात होती है, तो इन सब चीज़ों को करंट अफेयर्स में इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पद्म विभूषण के बारे में। तो ये 5 लोग हैं, जिसमें धर्मेंद्र देवल जी को मिला था, इनका देहांत हो गया है। तो कला को मालूम है, बड़े सुपरस्टार थे। केटी थॉमस सार्वजनिक मामले, पब्लिक अफेयर्स के मामले में केरल से बिलोंग करते हैं। सुश्री एन राजन, कला में इनको उत्तर प्रदेश से मिला है। श्री पी नारायण, साहित्य और शिक्षा, केरल से। श्री बी एस अच्युतानंद जो है, मरणोपरांत इनको सार्वजनिक मामले में केरल से मिला है। तो ये 5 नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे केटी थॉमस है, इनका आपसे पूछ सकता है, जैसे हमने आगे आपको पूछा भी है। अब यहाँ पर और एक साथ और भी दे सकता है कि निम्नलिखित में से किनको पद्म विभूषण नहीं मिला है। तो आपको ये 5 में से जो है 2-3 नाम दे सकता है, फिर उस हिसाब से भी आपको जो है एग्जामिनर दे सकता है। पद्म जो है भूषण की बात करें तो हमने देख लिया है, जो बिहार के हैं बस वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। पद्म श्री में भी लगभग वही कहानी है। अब हम बाकी फ़ोटो से हमने आपको जैसा बताया, जितना डिस्कस कर रहे हैं उतना आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, आगे हम आपको इसको शॉर्ट करके दे देंगे। ये भी करंट अफेयर्स के हॉट स्पॉट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। पद्म पुरस्कार के बारे में पढ़ लीजिए। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल है भारत रत्न के बाद। भारत रत्न सबसे बड़ा है। टोटल कितने मिले ये भी आपसे पूछ सकता है। तो टोटल 131, जिसमें 5 और जो है 113 पद्मश्री है और 13 पद्म भूषण है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर केटी थॉमस का हमने आपसे पूछ लिया कि इस प्रकार से भी आपसे बीपीएससी सवाल पूछ सकता है। केटी थॉमस जिन्हें 2026 में पद्म विभूषण मिला है, किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो ये सार्वजनिक मामले न्यायपालिका से जुड़े हैं। तो इस प्रकार से भी आपसे सवाल पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान 2023 के लिए राष्ट्रपति द्वारा दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। इस प्रकार का प्रश्न आपका जीएस पार्ट सेकंड में 8 नंबर में जो होता है वो आपका टीआरई में पूछा गया है, शिक्षक भर्ती में पूछा गया है। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, चूँकि भारत का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तो सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार हुआ और इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कौन से नंबर का इस बार दिया गया? 71वें नंबर का। और किस वर्ष के लिए दिया गया है? तो 2023 के लिए। भी ध्यान रखना है, क्योंकि पीछे में बैक डेट में चल रहा है, बहुत पीछे चल रहा है, आज से नहीं, बहुत पहले से ऐसे ही देते आ रहे हैं। यानी 2026 में जब देंगे तो 2024 के लिए देंगे। अभी 25 में दिए हैं, सितंबर 2025 में, तो इसको 2023 के लिए दिए हैं। अब यहाँ पर पूछा क्या गया था आपसे टीआरई में, तो ये देख लीजिए, वहीदा रहमान वाला सवाल आपसे पूछा था। तो आपको याद रखना है, जो 70 याद नहीं रखना है, जो 70 नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था उसमें जो है वहीदा रहमान जी को मिला था। यहाँ 69 वाला जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो वहीदा रहमान को मिला था। 70 वाला जो है वो मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। अब 71 वाला मोहनलाल जी को मिला है, जो हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक्टर है मोहनलाल। आपको हम एक फिल्म भी बताएंगे जिससे वो जुड़े थे। तो ये आप यहाँ पर दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कम से कम ये सब जो हॉट स्पॉट्स हैं ये आपको पढ़ के जाने चाहिए। अब यहाँ पर हमने जानकारी दिया है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है कब घोषणा हुई है? अगस्त में। 71 नंबर का है ये। आप जब तक 72 वाला नहीं बांटा जाता तब तक ये इंपॉर्टेंट होगा। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं जो टाइम लिमिट में नहीं होते हैं। मतलब ऐसा आप नहीं सोच सकते कि 1 साल के पहले का तो हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा आप नहीं, जब तक कि अगला नहीं आ जाता। अगर आपकी परीक्षा से पहले अगला नहीं आता है तो आपको इसको ध्यान में रखकर चलना होगा। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के लिए यहाँ पर बात करें तो राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। बेसिक फैक्ट है, जाहिर सी बात है, ये सब अवार्ड वगैरह वही देते हैं। और यहाँ पर दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 जो है मलयालम अभिनेता है मोहन लाल। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बरहावी फेल को मिला था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सुदीप्तो महतो सेन को केरल स्टोरी के लिए मिला था। अगर आप टीआरई 3 का जो पेपर लीक हुआ था वो वाला पुरस्कार देखेंगे तो उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का इसी अंदाज में पूछा था। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सुदीप्तो सेन द केरल स्टोरी के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को और विक्रांत मैसी संयुक्त रूप से मिला था, एक साथ में दोनों लोग को।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी। और 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के लिए दिए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अभी आप देख रहे हैं ये मोहनलाल है। आपने एक पिक्चर देखी होगी जो है अजय देवगन की, दृश्यम। दृश्यम आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। तो जो दृश्यम मूवी का जो मलयालम वर्जन है, मतलब कह लीजिए दृश्यम जो मूवी कॉपी की गई है अजय देवगन की, वो मोहनलाल जी के जो मूवी है मलयालम में उसी से कॉपी की गई है। तो ये बहुत बड़े एक्टर हैं, साउथ के बहुत सीनियर एक्टर हैं, और इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 का मिला है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ जो है हीरो का अवार्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों लोग को मिला है। अब हम बात कर लेते हैं एक और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग, यानी सड़क भी होगी रेल भी होगी, रेल सुरंग भी होगा, यानी बगल में सड़क भी होगा बगल में रेल सुरंग भी होगा। तो ये भारत का पहला, इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर रेल रोड टनल। और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत का पहला होता है अपने अंदाज में, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दोहरी सुरंग वाली सड़क सह रेल सुरंग परियोजना है ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। अगेन ब्रह्मपुत्र आ गया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे ये बनाई जा रही है। अब यहाँ पर बात करें तो आर्थिक मामलों पर जो कैबिनेट समिति है, ये पैसे से रिलेटेड जो भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है तो यही देखती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग को 18,662 करोड़ लागत से मंजूरी दी है। ये भी 14 फरवरी की ये घटना थी। और ये कितनी लंबी बन रही है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 15.79 किलोमीटर लंबी दोहरी सुरंग है सहित, मतलब जो दोहरी सुरंग है वो 15.79 है, और टोटल जो किलोमीटर है वो 33.7 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आगे है, आप गूगल कर लीजिएगा तो आपको पिक्चर भी मिल जाएगा। मतलब कुछ इस प्रकार से आप, यहाँ पर तो शायद अवेलेबल नहीं है। दो सुरंग, एक तरफ तो रेल वाली सुरंग चल रहा है साथ में, और एक तरफ जो है रोड सुरंग चल रही है। तो इस प्रकार से है। और दोहरी सुरंग जो है यानी एक साथ में जो है वो 15.79 है, यानी रोड भी एक साथ में रेल भी एक साथ में, तो 15.79 किलोमीटर लंबी है। और ओवरऑल जो ये लंबी है 33.7 किलोमीटर लंबी 4 लेन वाली ये पहुँच है। ये नियंत्रित ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी परियोजना है। किसको किसको जोड़ता है, तो ये गोहपुर जो कि एक स्थान है असम में, NH15 और नुमालीगढ़ NH715, यानी 15 को 715 से जोड़ता है, गोहपुर को नुमालीगढ़ से। 240 किलोमीटर से दूरी घटकर महज 34 किलोमीटर हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात है किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान संवेदनशील क्षेत्र होते हैं पर्यावरण की दृष्टि से। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम से होकर गुजरता है। फिर बात करते हैं इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 33.7 किलोमीटर। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे यानी टोटल 33.7 है, और ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे जो बनी है दोहरी ट्यूब वाली पानी के नीचे जो सुरंग है वो 15.79 किलोमीटर लंबी है, जिसमें रेल भी शामिल है रोड भी शामिल है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ, ये एक AI की मदद से बनाया गया, अभी बना नहीं है, उद्घाटन ही किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं महत्वपूर्ण दिवस पर। कुछ एक करंट अफेयर्स में आपको महत्वपूर्ण दिवस से भी रिलेटेड सवाल पूछ लेता है। जैसे एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम 21 फरवरी को मनाते हैं, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अब जनरली होता क्या है, कुछ डेज ऐसे होते हैं जिन पर बहुत चांसेस रहते हैं कि सवाल पूछा जा सकता है। जैसे थीम पूछ सकता है कि थीम क्या था इस बार का, यानी किस मुद्दे पर सेलिब्रेट किया गया। तो यूथ वॉइस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, यानी बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज़। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो किसकी याद में मनाया जाता है। तो भाषा आंदोलन में शहीद हुए बांग्लादेशी छात्रों के बलिदान के सम्मान में मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं अभ्यास मिलन, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था। चर्चा में क्यों था, क्योंकि अभी जब भारत क्या नाम है, अमेरिका और ईरान के बीच में जब युद्ध चल रहा था, जैसे ही युद्ध शुरू हुआ था तो अभ्यास मिलन से जो है ईरान का एक पोत था, यानी ईरान का एक जहाज़ था जिसका नाम था IRIS डेना करके। अभी हम आगे चर्चा करेंगे उसका भी। तो जो ईरान का IRIS डेना नाम का जो जहाज़ था, ये एक्सरसाइज मिलन, अभ्यास मिलन भारत में जो है अटेंड करके वापस लौट रहा था, और अमेरिका वालों ने इसको नेस्तनाबूद कर दिया, यानी बम मार दिया इस पर, और बहुत सारे लोग इस पर मारे गए। तो इसलिए भी चर्चा में रहा, क्योंकि कहाँ से लौट के आ रहा था, भारत से, अभ्यास मिलन से। अब हम अभ्यास मिलन को देख लेते हैं। तो भारतीय नौसेना द्वारा ये जो है 13वां संस्करण था अभ्यास मिलन का,
एक्सरसाइज मिलन 2026 कहाँ पर हुआ, स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, विशाखापट्टनम में। तो विशाखापट्टनम में ये आयोजित किया गया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर बात करें कब तक चला है, तो 15 से 25 फरवरी। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पूर्वी नौसेना का वहाँ पर कमान बनाया गया है, वहीं पर हुआ था। अब यहाँ पर इसका थीम क्या था, तो थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, CCC याद रख लीजिएगा। बाकी इंग्लिश में हिंदी में सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। फिर आगे बात करते हैं, प्रतिभागी 70 से अधिक देश थे। प्रथम बार जो है जर्मनी थे, फिलीपींस थे, यूएई थे, पहली बार ये भाग ले रहे थे। बाकी कल के जो करंट अफेयर्स की जो प्रश्न रहेंगे, हम सिंपल प्रश्न बनाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि आज आपको पढ़ने के बाद या क्लास देखने के बाद समय कम मिलेगा, तो कम से कम, ठीक है, तो ईजी क्वेश्चन ही रहेंगे, आपको घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास मिलन 2026 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो आप इस तरीके से कुछ विकल्प आपको दिए जा सकते हैं, तो आपको आंसर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश लगाना है। अब हम बात कर लेते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस और रामसर स्थल पर। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, ऑलरेडी बीपीएससी द्वारा कई बार पूछा गया है। तो 2 फरवरी को आपको मालूम है, हर साल जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि पर सम्मेलन को अपनाने की तिथि को ये चिन्हित करता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 का विषय क्या है, तो ये 2026 के लिए वैश्विक विषय आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान है, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, सेलिब्रेटिंग जो है कल्चरल हेरिटेज, ऐसे करके है इसका। बाकी में ये सब याद करने का तरीका आपको आगे बताएंगे। ये भी दिखा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपसे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वही आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। भारत में नए रामसर स्थल कौन से बने, तो ये उत्तर प्रदेश के एटा में पटना पक्षी अभ्यारण्य बना है। तो आपसे पूछ सकता है सिंपल में, पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। जो नहीं पढ़ के जाएंगे धड़ाम से लगा देंगे पटना और कहानी समाप्त हो जाएगी। तो पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित है। गुजरात के कक्ष में जो है छारी ढांड, गुजरात के कक्ष में स्थित छारी ढांड को रामसर कन्वेंशन के तहत आधिकारिक तौर पर जो है रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। टोटल जो संख्या हो गई 98 हो गई। आज के डेट में जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो संख्या 98 है, आगे हो सकता है और भी बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि समय से समय तक ये बढ़ता रहता है, काम प्रोसेस में चलता रहता है। और आर्द्र भूमि जो स्थल होते हैं ये ऐसे स्थल होते हैं जिनको मतलब सरकार के द्वारा जो ये कन्वेंशन है, जो कि भारत रामसर कन्वेंशन का, रामसर अभिसमय का जो है प्रतिभागी है उसको पालन करता है। तो जो भी स्थल रामसर स्थल शामिल हो जाते हैं उनका देखभाल किया जाता है, उनमें प्रदूषण से बचाया जाता है, पर्यावरण से होने वाली अगर कोई पर्यावरणीय क्षति हो रही है तो उसको बचाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बिहार में, कि बिहार में कितने हैं। आपने इससे पहले तो बहुत पढ़ा होगा कि पहला है बिहार का रामसर स्थल कबरताल, बेगूसराय जिले में स्थित है। कबरताल बेगूसराय जिले में स्थित है, ये भारत का पहला रामसर स्थल है। कब घोषित किया गया था, 2020 में। बहुत बार पूछा गया है, लेकिन अब इसके बाद बैक टू बैक 2024 से बात करें तो 5 जुड़ चुके हैं। दूसरे नंबर पर जुड़ा था नागी पक्षी अभ्यारण्य, जमुई में है, पक्षी अभ्यारण्य है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य बगल में ही इसके, तो जमुई में ही है। तो नागी नकटी याद रख लीजिए, दोनों जमुई में है। फिर गोकुल जलाशय है बक्सर में, गोकुल जलाशय बक्सर में है। फिर उदयपुर झील है पश्चिमी चंपारण में। तो आपको ऐसे दे सकता है कि कौन सा जलाशय कौन सा झील कहाँ पर है, तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। लेटेस्ट कौन सा है, तो ये 94 नंबर का जो स्थल है बिहार का लेटेस्ट रामसर स्थल कौन सा है, गोगाबील झील, ये कटिहार जिला में स्थित है। इसके इस बार हाई चांसेस से पूछे जाने के। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। रामसर संधि हो गया आपका। फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, एक बाफ्टा अवार्ड हो सकता है आपने इससे पहले नाम नहीं सुना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है भारत के लिए जो बात करें तो बाफ्टा पुरस्कार 2026 की घोषणा की गई है। और भारतीय फिल्म जो है भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो है बाल और पारिवारिक फिल्म श्रेणी में शानदार जीत दर्ज किया है एक भारतीय फिल्म जिसका नाम है बूंग। और बूंग नाम की जो पिक्चर है कौन सा अवार्ड जीती है, तो बाफ्टा पुरस्कार 2026 में कौन सा अवार्ड जीती, किस कैटेगरी का, तो बाल और पारिवारिक फिल्म, यानी बच्चों का फिल्म है, ये बच्चों का फिल्म है, बाल फिल्म है, फैमिली फिल्म है, कह लीजिए बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। तो बाफ्टा पुरस्कार बूंग नाम की पिक्चर ने जीता है। और ये बूंग कैसी फिल्म है, तो मणिपुर की है, मणिपुरी फिल्म है। भारत की पहली फिल्म है जिसने पुरस्कार जीता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इंटरनेशनल अवार्ड है ये। और बाफ्टा पुरस्कार जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बूंग जो है पहली मणिपुरी फिल्म है जो भारत की पहली फिल्म है जिसने ये अवार्ड जीता है। फिर एक है ओल चिकी लिपि जो कि संथाल जनजाति से रिलेटेड है। तो ओल चिकी लिपि का जो आविष्कार है वो पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने किया था संथाल जनजाति के लिए। तो इसका कार्यक्रम वगैरह मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं, ये भारतीय फिल्म बूंग है, बाफ्टा पुरस्कार 2026 जीता है।
ये बच्चे को आप देख सकते हैं जो कि मणिपुर का है, हमारे देश मणिपुर का। बाल और पारिवारिक फिल्म श्रेणी में ये जीता है। तो कुछ इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बाफ्टा पुरस्कार में बाल और पारिवारिक फिल्म श्रेणी में पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी है जिसने पुरस्कार जीता है, तो बूंग। आगे बढ़ते हैं। केरल का नाम बदलकर जो है क्या कर दिया गया, तो आसान है, केरलम है। बाकी इसमें कौन सा अनुच्छेद लगता है, तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके ऐसा किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है स्टैटिक की दृष्टि से। फिर आगे बढ़ते हैं। सौंदला, इस प्रकार से भी आपके करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, जो अपने आप में कोई अच्छी पहल, अगर कोई जो है भारत का कोई राज्य, भारत का कोई जिला, भारत का कोई गांव अगर अच्छी पहल करता है तो वो भी आपसे करंट अफेयर्स में पूछा जाता है। जैसे सौंदला है तो देश का पहला जाति मुक्त गांव है, जो महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में सौंदला ग्राम सभा, सौंदला गांव है, सौंदला ग्राम गांव है तो ग्राम सभा भी होगी। तो सौंदला की जो ग्राम सभा है एक प्रस्ताव पारित किया और खुद को जाति मुक्त घोषित कर दिया, यानी कास्टलेस, तो जाति मुक्त घोषित कर दिया। अब इस गांव के लोग अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, लेकिन अगर हम बिहार के रेस्पेक्ट में देखें तो नाम से अंदाजा बिहार में भी नहीं लगता है। तो कहने का मतलब है कि बिहार में जैसे हमारे यूपी में है, वहाँ पर नाम में पता, जैसे हमारा नाम आपको मालूम ही होगा, नाम में यूज़ किया जाता है, लेकिन बिहार में क्या होता है, अगर हम बिहार में होते तो हमारा नाम संदीप कुमार लिखा जाता है, मतलब नाम से नहीं पता चलता है। तो कैटेगरी जब मेंशन की जाती तब पता चलता है कि किस जो है जाति से रिलेटेड है। तो ये बिहार में एक खास बात हमने ये भी गौर किया है। और ये आपका सौंदला हो गया, जो कि आपको ध्यान रखना है, जो अच्छे पहल होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप गांव का देख सकते हैं, सौंदला ग्राम सभा का अच्छी पहल है। फिर हम बात कर लेते हैं वज्र प्रहार का। सैन्य अभ्यास हुआ है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार किसके किसके बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में। इस समय जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वज्र ही गिरा रहे हैं, किस हिसाब से याद करने का तरीका, वज्र ही गिरा रहे हैं पूरा ईरान पर, उस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। बाकी कौन जीत रहा कौन हार रहा उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, याद करने का बस एक सिंपल तरीका है। कहाँ पर हुआ ये महत्वपूर्ण, वज्र प्रहार कहाँ पर हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल SFTS, तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित है ये स्थान, यहीं पर ये वज्र प्रहार हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। अब हम आगे बात करते हैं। तो ये वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको जो है पूछ लिया था TRE 3 में, धर्म संरक्षक धर्मा गार्जियन, धर्मा गार्जियन या धर्म संरक्षक पूछ, हिंदी में धर्म संरक्षक बोलेंगे इसको, आपको धर्मा गार्जियन करके ही पूछा गया था। तो भारतीय सेना और जापान के बीच में, यानी भारत और जापान के बीच में ये होता है, ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में ये संयुक्त अभ्यास हुआ। तो जापान का भारतीय सेना, यानी भारतीय सेना और जापान का जो ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स है उसके बीच में ये वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। और ये कहाँ पर हुआ है, तो धर्मा गार्जियन का 7वां संस्करण, कौन सा संस्करण, 7वां, कहाँ पर हुआ, उत्तराखंड के चौबटिया, कहाँ पर, उत्तराखंड के चौबटिया विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में, विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में हुआ। और ये आपका TRE 3 में पूछा गया था कि धर्मा गार्जियन भारत और किस देश के साथ में मनाया जाता जो है होता है, तो जापान आंसर था। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार के करंट अफेयर्स आपसे BPSC पूछ सकता है। फिर इसमें सब आपको इतना सब देखने की जरूरत नहीं, फोटो बस हम रेफरेंस के लिए दिए हुए हैं। विज्ञान में महिलाएं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है आपको अच्छे से मालूम है। थीम आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को इस बार शामिल किया गया है। तो थीम में विज्ञान में महिलाओं को शामिल कर लिया गया है। विकसित भारत को उत्प्रेरित करना इसका थीम है। वीमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। रमन प्रभाव, भारत रत्न से सम्मानित जो है नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन, प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर अपने शोध में रमन प्रभाव की खोज की थी। तो आपको पूछ सकता है कि जो है किससे रिलेटेड था, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर रिसर्च किया था, जिसको इन्होंने रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट नाम दिया था। और रमन इफेक्ट के खोज के वजह से जो इनको ये अवार्ड मिला था। और रमन प्रभाव तो हो गया, आपको पढ़ना हो पढ़ लीजिए। खोज ये 28 फरवरी 1928 को हुई थी। इस योगदान के लिए 1930 में इनको नोबेल का पुरस्कार मिला था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस वर्ष जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो CV रमन जी को 1930 में मिला था, लेकिन 28 फरवरी 1928 को जो है याद करने का तरीका 28/1928। तो इस वजह से इनको 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय, क्योंकि भारत के हैं तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स में है जो है भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्रव्यापी टीके का अभियान का शुभारंभ किया। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर टीकाकरण अभियान, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन प्रोग्राम,
प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी ने 28 फरवरी 2026 को राजस्थान के अजमेर में, तो आपको लोकेशन याद रखना है, राजस्थान के अजमेर में 14 वर्षीय लड़कियों का, तो 14 वर्षीय लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। आपसे HPV का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो ह्यूमन, H फॉर ह्यूमन, P फॉर पेपिलोमा और B फॉर वायरस, जो गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को रोकने की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है। फिर कितने लड़कियों को टीका लगाया जाएगा? 1.15 करोड़। 1.15 करोड़ कितने वर्ष की रहेंगी? 14 वर्ष के लगभग जो लड़कियां रहेंगी उनको। कहाँ पर शुभारंभ किया गया? तो ये राजस्थान के अजमेर में। फिर हम बात कर लेते हैं ईरान इजराइल अमेरिका महायुद्ध का। तो जो युद्ध चल रहा था, तो आपको मालूम है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है वो आयतुल्ला अली खामनी एक संयुक्त अमेरिका इजराइल हमले में ये मारे गए थे। अमेरिका ने ऑपरेशन इपिक फरी के नाम से लॉन्च किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसने क्या ऑपरेशन लॉन्च किया था? अमेरिका ने ऑपरेशन इपिक फ्यूरी, इजराइल ने ऑपरेशन लायंस रोड लॉन्च किया था और ईरान ने जो है ऑपरेशन फतेह खैबर चलाया था। इसके अलावा ईरान ने एक ऑपरेशन और भी चलाया था, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो हम आगे चर्चा कर लेंगे। तो इस प्रकार से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। शून्य भेदभाव दिवस है, थीम है पीपल्स फर्स्ट, तो इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है, ये इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी का सेमीकंडक्टर ATMP असेंबली टेस्ट मार्केटिंग पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, चूंकि टेक्नोलॉजी का बात है, तो माइक्रॉन टेक्नोलॉजी का सेमीकंडक्टर का जो सुविधा का जो उद्घाटन है, फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो गुजरात के साड़ंद में। तो गुजरात का जो साड़ंद है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको माइक्रॉन टेक्नोलॉजी का सेमीकंडक्टर ATMP सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात के साड़ंद में, आपको ध्यान रखना है। फिर बात कर लेते हैं विश्व वन्यजीव दिवस की। तो विश्व वन्यजीव दिवस का आपसे विषय पूछा जा सकता है औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। ये सब याद हम आगे आपको कराएंगे कैसे याद करना है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026, ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में बहुत महत्वपूर्ण है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 हुआ, बहुत हाई चांसेस है कि आपका BPSC इसको पूछेगा। जैसे एक सवाल पूछा था, एग्जैक्टली हमको ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये सवाल आप जो है TRE में देख सकते हैं, या हो सकता है 70 BPSC आगे आएगा, वहाँ पर भी पूछ लिया जाए। और आगे जो भी अभ्यर्थी BPSC का जो 72 प्रीलिम्स है जो कि जुलाई में है, अगर वो भी देना चाहते हैं तो आप ये करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए बहुत सॉलिड, बहुत हेल्पफुल होगी। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 थीम है द IQ एरा। आपसे थीम पूछ सकता है द IQ एरा। आज का एरा, आज का जो जमाना है, आज का जो समय है वो किसका समय है? IQ का ही तो है, द IQ एरा। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 हुआ क्या है? ये महत्वपूर्ण है। स्पेन के बार्सिलोना में, आपको दे देगा पेरिस फ्रांस में हुआ, स्पेन बार्सिलोना में हुआ, वगैरह वगैरह, तो आपको रट लेना है कि स्पेन के बार्सिलोना में हुआ है। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 एक सम्मेलन हुआ है, थीम है IQ एरा, स्पेन के बार्सिलोना में हुआ है। कब हुआ? 2 से 5 मार्च 2026। तो आप देख रहे हैं, हम ये हमारा दूसरा तरीका है। एक तो एजुटेरिया का करंट अफेयर्स हम आपको उठाएंगे और हम ये दिखा रहे हैं कि हमने जो आपके लिए मेहनत की है, जो आपके लिए मेहनत कर सकते हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, जनगणना 2027 के लिए शुभंकर प्रगति और विकास। आपसे पूछ सकता है कि जनगणना 2027 के लिए शुभंकर कौन कौन बनाए गए? तो प्रगति और विकास। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, प्रगति महिला प्रगणक है, विकास जो है पुरुष प्रगणक है। आप याद करने का आसान सा तरीका है। मोदी जी का फेवरेट शब्द कौन सा है? विकास। 2014 से ही आए, विकास पे फोकस की। अलग बात है कितना विकास हुआ नहीं हुआ, किसका विकास हुआ वो भी मुद्दा है। तो विकास और प्रगति एक दूसरे के कह लीजिए पर्यायवाची हैं। अगर प्रगति हो रही मतलब विकास हो रहा है, ऐसे करके रिलेट कर लीजिए तो आप याद कर सकते हैं। एक हिसाब से प्रगति महिला शब्द हो गया, विकास जो है पुरुष शब्द हो गया। बस इतना है, आसान सा तरीका है। आपसे पूछ सकता है कौन सा? जनगणना 2027 का शुभंकर है, बहुत हाई चांसेस हैं। फिर ये जो हमने चर्चा किया था IRIS डेना, तो ये आपका जो है ईरान का है। भारत के विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से मिलन 2026 नौसैनिक युद्ध अभ्यास से लौट रहा था अटेंड करके। इसको श्रीलंका के तट के पास हिंद महासागर में अमेरिकी मार्क 48 टॉर्पीडो से डुबो दिया गया था। तो अमेरिका का कौन सा जो है टॉर्पीडो ने इसको मारा था? तो मार्क 48 टॉर्पीडो होता है जो है। तो अमेरिकी जो कौन सा टॉर्पीडो ने इसको मारा था? तो मार्क 48 टॉर्पीडो। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी करंट अफेयर्स में हम मिलन अफेयर्स ऊपर चर्चा कर चुके हैं। खेलो इंडिया जो है जनजातीय खेल, तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ट्राइबल मतलब जनजाति। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहाँ हो रहे हैं इस बार? छत्तीसगढ़ में हो चुका है और ये 26 मार्च से 6 अप्रैल
संपन्न हो चुका है 26 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में। कहाँ हो रहा है? छत्तीसगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 शहर में हो रहा है, रायगढ़, जगदलपुर, सरगुजा। ये इतना आपको याद रखना है, इतना कम से कम आपसे पूछा जा सकता है। तो 26 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में छत्तीसगढ़ में रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में। अगर इसका कोई शुभंकर निकला होगा, अभी तो हमने ध्यान नहीं दिया, तो वो आपसे पूछ सकता है। शुभंकर मतलब एक जो है कुछ अच्छा सा एक चुन लिया जाता है, जिसको हम शुभंकर बोलते हैं। कोई खेल वगैरह होता है तो ये खेलो इंडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 शहर में मनाया गया है। और फिर इसमें मान लीजिए कौन पहले स्थान पे रहा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 7 खेल इसमें जो है एथलेटिक्स हैं, फुटबॉल है, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी, कुश्ती। तो 7 याद रख लीजिए, बाकी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए, रायसीना संवाद, रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग हर साल जो है दिल्ली में होता है। कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। तो रायसीना डायलॉग दिल्ली में होता है। और भारत के प्रधानमंत्री ने 5 मार्च 2026 को नई दिल्ली में रायसीना संवाद 2026 का उद्घाटन किया। अब ये करंट अफेयर्स जो आप देख रहे हैं, ये हमने आपको मतलब आज नहीं दिया, ये हमने फरवरी मार्च में दिया। तो आप देख लीजिए इतने मतलब रिलेवेंट करंट अफेयर्स। आप कोई भी करंट अफेयर्स का बुक फॉलो करने जाएंगे तो आप 2-2 महीने बाद आता है। मान लीजिए जनवरी का आपको चाहिए तो मार्च में आपको कहीं मिलेगा, हम आपको तुरंत दे देंगे। तो ये दूसरा तरीका है जिससे आप अपडेट रह सकेंगे औरों के मुकाबले कम से कम समय में। तो और हम आपको बता भी देंगे कितना आपको पढ़ना है। तो नई दिल्ली में रायसीना संवाद 2026 का उद्घाटन किया। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब मुख्य भाषण दिए थे। तो यहाँ पर याद रखना है कि नई दिल्ली में रायसीना संवाद हुआ 2026, जो है मुख्य भाषण किसने दिया? तो फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। मुख्य अतिथि यही थे, तो मुख्य अतिथि भी यही थे, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। चलिए आगे बात कर लेते हैं। रायसीना का जो नाम है रायसीना हिल्स से आया है, जो कि नई दिल्ली में भारत सरकार का मुख्यालय भी है। राष्ट्रपति भवन सब इसी रायसीना हिल्स का ही पार्ट है। रायसीना संवाद 2026 का जो विषय है वो संस्कार, अभिकथन, समायोजन, उन्नति। फिर बात कर लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ बनेगा। और केंद्रीय मंत्री जी ने इसका आधारशिला रखा था, प्रधानमंत्री जी ने नहीं रखा है, लेकिन फिर भी चूंकि भारत का पहला है तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। तो भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ कहाँ बनेगा? ब्रह्मपुत्र नदी पे। बाकी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी में ही सब हो रहा है TRE 4 से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस का डेट अलग है, दोनों को कंफ्यूज आपको नहीं करना। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस 8 मार्च को। थीम क्या है? अधिकार और न्याय के साथ साथ हर महिला और बालिका के सशक्तिकरण के लिए वास्तविक कार्रवाई, यानी असल में हमको काम किया जाना चाहिए। तो अधिकार और न्याय के साथ साथ महिला और बालिका के सशक्तिकरण के लिए वास्तविक कार्रवाई। और गिव टू गेन, ये भी याद रखिएगा, गिव टू गेन भी इसका थीम है। आपसे थीम भी पूछ सकता है, तो दो थीम है, गिव टू गेन भी है और ये भी है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि गिव टू गेन कैंपेन किससे जुड़ा है, गिव टू गेन अभियान किससे जुड़ा है? तो जेंडर इक्वलिटी के लिए आपसी सहयोग और उदारता के महत्व पर जोर देता है। तो गिव टू गेन थीम भी याद रखिएगा। फिर हम बात कर लेते हैं, विश्व चैंपियन बना भारत। T20 विश्व कप हुआ, न्यूजीलैंड को 96 रनों से हरा दिया था। और भारत ने अभी तक कुल 3 बार T20 विश्व कप जीता। प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैमसन थे। पूरा एकदम से भारत के लिए कह लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली, लगातार बैक टू बैक। अचानक से वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, शुरू में इनको लिया भी नहीं गया था। फिर हम बात कर लेते हैं भारत की, जो है सबसे कह लीजिए कि न्यूज़ में भी रहने वाली लड़की है, बहुत कम एज की लड़की है, 18 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन के बारे में। अब काम्या कार्तिकेयन पहले भी न्यूज़ में रह चुकी हैं, पहले भी इन्होंने अच्छा काम किया है। अब जो है बात करें तो काम्या कार्तिकेयन की बात करें तो इन्होंने इतिहास रचा है। इनका आप फोटो देख सकते हैं, ये साउथ पोल पे है, दक्षिणी ध्रुव पर है। और इतिहास क्या रचा इन्होंने? तो दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर यानी अंटार्कटिक वाले क्षेत्र में स्की करने वाले, जो पैर से स्कीइंग किया जाता है, आपने देखा होगा पहाड़ पे पैर से जो स्कीइंग की जाती है, तो दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है। तो सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। 18 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन ने इतिहास रचते हुए दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बनने का गौरव हासिल किया है। तो दुनिया में बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर, भारत की ये सबसे कम उम्र की और बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए। तो काम्या कार्तिकेयन नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन हुआ 9वां, कहाँ पर हुआ? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में। बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होगा, दार्जिलिंग जिला जो है जहाँ पे चाय के लिए फेमस है वो पश्चिम बंगाल में है। बहुत लोगों को आज तक हो सकता मालूम ना रहा हो। तो जो दार्जिलिंग जिला है वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल का जिला है। सिलीगुड़ी के पास फांसी देवा क्षेत्र में ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन आयोजित किया गया था। बस आपको इतना ध्यान रखना, राष्ट्रपति जी इसमें आई थी।
बाकी मालूम ही है संताल हुल का नेतृत्व किसने किया था, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जल महोत्सव हुआ, तो जल महोत्सव जो कि फिर वही चीज़ पर्यावरण से रिलेटेड अच्छा इनिशिएटिव है, तो 8 से 22 मार्च तक जल महोत्सव। तो आपसे पूछ सकता है कि जल महोत्सव 2026 का आयोजन कब से कब तक किया गया, 8 से 22 मार्च, 8 से 22 मार्च। 8 मार्च को क्या स्टार्ट होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को क्या स्टार्ट होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 22 मार्च को क्या है, जल दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय याद करने का आसान सा तरीका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से लेकर जल दिवस तक हम मनाएंगे जल महोत्सव। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात कर लेते हैं आर.एम. नच्चम्माई। आर.एम. नच्चम्माई की बात करें तो भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की ये पहली महिला प्रमुख बनी है। तो भारत में जितने भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है आज तक वहाँ पर पुरुष ही उसके हेड थे, पुरुष ही उसके अध्यक्ष थे, लेकिन पहली महिला प्रमुख बनी है इतिहास में जिनका नाम है आर.एम. नच्चम्माई। तो अगर ऐसा कुछ काम हुआ तो जाहिर सी बात है महत्व का हो जाता है। और ये कर्नाटक में स्थित है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में, जिसकी चीफ सुप्रिटेंडेंट या मेन हेड बनाई गई हैं आर.एम. नच्चम्माई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडोनेशिया में 16 वर्ष के कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ये भी इनिशिएटिव बहुत अच्छे होते हैं कि बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया। सिंपल में आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं बिहार दिवस के बारे में। ये बिहार स्पेशल का आपको दिख जाता है, हर साल पूछा जाता है। बिहार इस समय कौन सी वर्षगांठ मना रहा, रट लीजिए, 114वीं। फिर जो है इसका थीम क्या है, तो उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, उसे उन्नत उसे उज्जवल, रट लीजिए इसको। और उन्नत बिहार उज्जवल बिहार था। और ये जो है 2025 में जीविका दीदी का पेपर हुआ था, उसमें सवाल पूछा गया था। 2025 में कैसा सवाल पूछा गया था, ये जो आप सामने देख रहे हैं इसी पर हम, लेकिन इसको 2026 के लिए बना दिया। इतना हमें क्षमता है कि हम आपको कोई भी क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि टीआरई का पेपर कितना कठिन आएगा नहीं आएगा, देख लीजिए। कठिन होने का इस तरीके से पूछ सकता है, ध्यान से देख लीजिए। एक प्रश्न का उदाहरण कठिन कैसे बना सकता है, इस तरीके से दे देगा, 3 स्टेटमेंट दे देगा। मान लीजिए ऐसे, बिहार दिवस 2026 ने बिहार की एक अलग राज्य के रूप में स्थापना की, 114वीं वर्षगांठ को मनाया। बिहार दिवस 2026 का थीम उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, तो पहला दूसरा तो सही है। बंगाल को बिहार से लॉर्ड कर्जन के वायसराय काल के दौरान अलग किया था, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1910 से 16 के बीच में, 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में ऐसा किया गया था। तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन क्या करना है, तीसरा काट लीजिए। तीसरा अगर कहीं हो, यहाँ है तीसरा, यहाँ है तीसरा, हटा दीजिए, बचा एक। इस तरीके से ये सब भी तरीका हम आगे, अगर ऐसा भी प्रश्न आपसे इस तरीके से भी प्रश्न आपको टफ बनाया जा सकता है, लेवल आपका वही रहेगा, लेवल आपका वही रहेगा। एईडीयू की परीक्षा हुई है, उसको लेकर भी परेशान होने की बात नहीं है। हम आपको कुछ ऐसे ही बिहार स्पेशल के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न कराएंगे, जो आपकी बिहार की जो पुस्तकें हैं प्राइमरी और अपर लेवल में, 6 से 8 लेवल में जो पुस्तकें हैं वहाँ पर बिहार स्पेशल, जैसे यहाँ पर एक देख लीजिए, बहुत लोग हो सकता है अब मालूम चल गया होगा। अब तो हमने ऑलरेडी कई बार चर्चा कर ली है, पहले क्लास में भी चर्चा की थी, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ऐसे सवाल भी आपको चौंका सकते हैं, आपको बाहर भी कर सकते हैं। 22 अप्रैल को तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। पृथ्वी तो पूरे पृथ्वी की है, पूरे विश्व की है। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एलिमिनेशन करने का आसान सा तरीका क्या था, 22 अप्रैल कट कर दीजिए, लेकिन आप ध्यान ही नहीं दिए बिहार पृथ्वी दिवस, बस आओ ना देखा था, 22 अप्रैल लगा दिया। 22 जून को भी आपको मालूम है जो है इस डेट में नहीं हो सकता। 9 अगस्त आपको कुछ दिख रहा है, और असली में जो है वो 9 अगस्त है। ये आपका एससीईआरटी की किताब में हो सकता है। जो भी बिहार के बच्चे हैं उन्होंने एससीईआरटी की किताब में पढ़ा, वैसे अलग बात है, पढ़ता कौन अच्छे से, ध्यान नहीं देते हैं। तो 9 अगस्त, लेकिन अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो जो आपने नहीं पढ़ा वो भी हम आपको पढ़ा देंगे। तो 9 अगस्त बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं जनजातीय गौरव दिवस। ये आपका टीआरई 2 में पूछा गया था, ऐसे ही ऑप्शन दिया गया था। और यहाँ पर तो हमने थोड़ा टफ भी बना दिया है, वहाँ पर शायद 15 अगस्त दिया गया था, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर ऐसे करके दिया था। तो ऑप्शन एलिमिनेट करने का क्या है, ये 26 जनवरी ऐसे करके दिया था। तो 26 जनवरी को तो हो नहीं सकता, जो टीआरई में दिया था। यहाँ तो हमने फिर भी थोड़ा कठिन बना दिया। तो 15 नवंबर को मनाया जाता है, ये हमने आपसे चर्चा किया है। जो भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ जो जनजाति विद्रोह किए थे, इनका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म तिथि है 15 नवंबर 1875 को। वो किस गांव में पैदा हुए थे, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव आ रहा है 23 अप्रैल को। बिहार में छुट्टी भी रहता है, तो 23 अप्रैल को छुट्टी भी रहेगी हमारी। तो वीर कुंवर सिंह जी का विजय उत्सव मनाया जाता है 23 अप्रैल को। वीर कुंवर सिंह जी का जो आखिरी कैंपेन था
जिन्होंने आखिरी युद्ध, अपने जीवन का आखिरी युद्ध लड़ा था जिसमें विजयी हुए थे, इसी वजह से विजय उत्सव इसको बोलते हैं, विजय दिवस बोलते हैं। 23 अप्रैल को 1858 को इन्होंने अपना अंतिम युद्ध लड़ा था, तो इस वजह से मनाया जाता है। कमेंट कर दीजिएगा किस जो है अंग्रेजी जनरल या कमांडर को इन्होंने हराया था। आगे बढ़ते हैं। किस व्यक्तित्व की जयंती को चिन्हित करने के लिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो ये सब करंट अफेयर्स वाले हैं जो आपसे पूछा जाता है। ये सरकार ने 5-10 साल पहले लगभग स्टार्ट किए हैं। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के लिए पराक्रम दिवस मनाया जाता है। फिर बिहार दिवस है 22 मार्च 2026 को। खगड़िया जिले के किस शिक्षिका को बिहार प्रेरणा सम्मान दिया गया? तो बिहार प्रेरणा सम्मान मिला है आपका, ये स्पेशल में भी स्पेशल हो गया, मधु कुमारी जी को। फिर 24/7 गैस एटीएम कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो 24/7 जो एटीएम है ये गुरुग्राम में। हम आपको जो आज की क्लास है वो आपको हम अपना पोटेंशियल दर्शा रहे हैं, हम आपको अपनी तरफ से डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि आप अगर हमसे जुड़ के तैयारी करेंगे तो आप करंट अफेयर्स में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, कम से कम पढ़ते हुए। नहीं तो फिर आप दुनिया भर का किताब पढ़िएगा, दुनिया भर का यूट्यूब पर वीडियो छानिएगा, महान जो महारथी हैं करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले, आप उनसे पढ़ते रहिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, खत्म होने वाला है। करुणा द पावर ऑफ कंपेशन एक पुस्तक है, करुणा द पावर ऑफ कंपेशन, कैलाश सत्यार्थी जी की है। छोटे बच्चों के लिए बाल जो मजदूरी वगैरह होता है उसके अगेंस्ट में इन्होंने पूरा बहुत तगड़ा आंदोलन चलाया हुआ है, बहुत समय से। बहुत लोगों को जेल भी पहुंचाया है, जो खासकर बिहार से बहुत सारे बच्चे, हम दिल्ली में भी रहे हैं तो बिहार के बहुत सारे बच्चे जहाँ हम रहते भी थे वहाँ पर उनको जो है चूड़ी बनवाने के लिए बच्चों को लाया जाता था। कम एज के बच्चे होते थे। तो कैलाश सत्यार्थी जी ने इनके जो है बाल मजदूरी के खिलाफ तगड़ा काम किया है। तो कैलाश सत्यार्थी जी जो है अगर बच्चों के लिए इतना काम कर सकते हैं तो इनके अंदर करुणा बहुत अच्छी होगी, वो करुणा बहुत ज़्यादा होगी। तो पुस्तक का नाम ही लिख दिए, करुणा द पावर ऑफ कंपेशन। ऐसे याद करने का तरीका। चेतन मगध आपको मालूम है जो है क्या नाम है, मॉडर्न टाइप के लिखते हैं। अमर सिंह आपको मालूम होना चाहिए, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। फिर हम बात कर लेते हैं जनगणना 2027 के लिए शुभंकर कौन से हैं? तो प्रगति और विकास। फिर है साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उनकी भारतीय, तो ये आपकी काम्या कार्तिकेयन। फिर है देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहाँ मनाए जाएंगे? छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं, सेलिब्रेट हो चुके हैं। तो ये आपने आज का करंट अफेयर्स का क्लास देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको अपने सफल होने के लिए जो है कैसे आगे बढ़ना है। बाकी हमारे इतना बताने के बावजूद भी अगर आप अलग अलग सोर्स के पीछे भागेंगे, समय देंगे, तो ये आपका ही समय व्यर्थ होगा। आप उस समय में अपने आप को मैथ रीजनिंग के लिए कंसोलिडेट कर सकते हैं। उस समय में जो आपका समय हम बचाएंगे उसमें आप जीएस को रिवाइज कर सकते हैं। इसमें आप अपना पोटेंशियल इंक्रीज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स जितना हम पढ़ाएंगे, जितना बताएंगे उतना कर लीजिएगा। किस्मत रहा तो सबके सब प्रश्न आ जाएंगे, एक आध दो प्रश्न हो सकता है में भी ना भी आए, कोई ऐसा तो नहीं है, कोई पत्थर की लकीर है, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न फंसाने का काम प्रयास हम करेंगे, कोशिश करेंगे। आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद। कल आप लोग का जो है टेस्ट होगा, टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा। और हो सकता है टेस्ट की जो प्रश्न की संख्या हमने 100 बोली थी, 100 से कुछ कम प्रश्न भी हो सकते हैं, क्योंकि कल हमारा जो है सेंसस का ट्रेनिंग है, जनगणना का ट्रेनिंग अटेंड करने हमको जाना है। बहुत 9 बजे से लेकर शाम में 5:30 बजे तक, तो बहुत लंबा समय जाएगा इसमें, तो इसलिए समय बिल्कुल नहीं मिलेगा कल। बाकी हम देखते हैं जितना प्रश्न बन जाता है हम आपको प्रेषित कर देंगे और आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिएगा। हम सुबह में बता देंगे आपको टेस्ट वगैरह कैसे देना है। चलिए, आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद।